12 वर्ष का हूँ और 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। मुझे शिक्षा मंत्री जी से लेके चीफ मिनिस्टर सर, गवर्नर मैडम और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के स्पीकर भी सम्मानित कर चुके हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया। यश वर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नन्हे इतिहासकार के नाम से आज पूरे देश में जाने जाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद सर। यश वर्धन सिंह को किस तरीके से लोग जानते हैं? यश वर्धन की क्या क्या उपलब्धि रही है और कितने साल की है? यशवर्धन सिंह या फिर मैं 12 वर्ष का हूँ और 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। मुझे शिक्षा मंत्री जी से लेके चीफ मिनिस्टर सर, गवर्नर मैडम और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के स्पीकर भी सम्मानित कर चुके हैं। और 2021 में मुझे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टाइटल दिया गया। यश वर्धन आगे क्या बनना चाहते हो, क्या लक्ष्य है? मेरा मेन लक्ष्य है आगे एक IAS ऑफिसर या फिर एन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर बनना और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना और भारत को एक विश्व गुरु बनाना। वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी क्लास 10th का एक सहपाठी हूँ, मतलब क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूँ। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि नवंबर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे क्लास 6 से सीधा क्लास 9th में एडमिशन दिया था और अब मैं क्लास 10th में। यशवर्धन सिंह, पूरा देश का बच्चा आपको देख रहा है और उनकी माएँ भी आपको देख रही हैं, तो एक यशवर्धन की तरह वो अपने बच्चों को कैसे टैलेंटेड बना पाएंगे, उसके लिए क्या सूत्र देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, जो वो सोचते हैं कि वो ये कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, चाहे ये आर्टिस्ट वगैरह भी बनना चाहें, चाहे एजुकेशन की फील्ड में करें, चाहे स्पोर्ट्स में करें या फिर राजनीति में भी करें, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए आगे उनके जीवन में और कहीं ना कहीं उनको हर लेवल पे सपोर्ट भी करना चाहिए। यशवर्धन जी, आपके पापा क्या आपको बनाना चाहते थे? जो उनका सपना था वही आप कर रहे हैं या फिर आप हट के कुछ कर रहे हैं? पापा का वैसे कोई सपना नहीं था कि पापा ने बस यही कहा था जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो करो, और वही मेरा इंटरेस्ट बता सिविल सर्विसेज और उसी को अब मैं आगे करना चाहता हूँ। और लॉ भी, मैं पहले लॉ करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज में मैं अपना 21 ईयर्स का, एक्चुअली मेरा 15 ईयर्स में मेरा 12th हो जाएगा। 4 साल में लॉ कर लूँगा और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं वहाँ पे जाके एक लॉयर बनूँगा और साथ ही साथ 21 ईयर्स की एज में यूपीएससी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम उम्र के जज कहलाएंगे आगे चल के, लोग कहेंगे। देखिए, एक्चुअली है क्या कि अब हो सकता है, कुड बी द थिंग, बट मेरा मेन एम है सिविल सर्विसेज, तो फिर उसी की ओर मैं जाना चाहूँगा। आपको कितना भरोसा है कि आप इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे? देखिए, अब उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर होगा तो नहीं या फिर नहीं होगा। बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास दे रहा हूँ, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो मैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता कि ऐसा लगे कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा या फिर मेरा नहीं भी होगा, तो फिर देखा जाएगा आगे कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती है, बच्चा यदि कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है या कोई बड़ा गोल हासिल कर लेता है, तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को भूल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, जिन्होंने इस काबिल बनाया है उनको ही कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ता है कई जगहों पर। क्या कहेंगे आप? अब देखिए, वो तो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन को भी वो चीज़ें क्वेश्चन करती है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर एक फैमिली में किसी ना किसी तरीके से किस तरीके से बच्चों को बड़ा किया जा सकता है या फिर किस तरीके से उनको सीखें दी जाती है, तो फिर वो तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन करता है। बाकी इसका तो हल यही होगा कि आप बचपन से ही बच्चों को अवेयर करें कि फैमिली नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आप उनको सीखें दें, इसी तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बाकी इस चीज़ को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो हर एक फैमिली की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। और आप क्या करेंगे यार? आप तो नहीं छोड़ेंगे अपनी मम्मी? आई डोंट थिंक सो। जी, यशवर्धन सिंह, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पूरा देश का बच्चा आपको देख रहा है,
और जिस तरीके से आपने बताया लाल बहादुर शास्त्री आपके और मार्क्स और भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने बताया, तो भीमराव अम्बेडकर जी को किस तरीके से आपने अपना आइडल माना? नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी या फिर डॉक्टर बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे, बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक ऐसे समाज से आते थे या फिर एक ऐसी सिचुएशन से आते थे जिसमें कहीं ना कहीं उनको सरवाइव करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट एजुकेशन को एक सीढ़ी के रूप में कहीं ना कहीं एक उसको पकड़ के उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़े और कहीं ना कहीं शिक्षा का साथ लेते हुए उन्होंने खुद को एक बड़ा आदमी बनाया, खुद को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और पहले लॉ मिनिस्टर भी भारत के वही बने। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब का यही चीज़ मैं इसी चीज़ से सीख लेता हूँ कि कैसे एकदम ज़मीन से एकदम रूट पार्ट से आया हुआ आदमी कैसे भारत के टॉप पोजीशन पे जा सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारे देश का बच्चा आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल कर सके? देखिए, मेन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हर एक बच्चे को अपना गोल टच करना है तो अपने गोल से कभी ना भटके। बर्नआउट जीवन में 2-3 बार होना चलता है, बट बर्नआउट पूरा टाइम होना सही नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बच्चे को अपना करियर डिसाइड करना है या फिर अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो फिर अपने इंटरेस्ट को लेके चले और कहीं ना कहीं बर्नआउट ना हो, उसी को गोल बनाए, कहीं और जगह डिस्ट्रैक्ट ना हो, कहीं और जगह मन ना लगाए कि अरे यार मैं तो ये भी एग्ज़ाम दे दूँ, मैं तो ये भी एग्ज़ाम दे दूँ, इधर उधर मन ना लगाए, अपने गोल को लेके चले, गोल को अपना अचीव करें, उसके बाद जहाँ मन लगाना है लगा लीजिए। यही करना चाहूँगा। गांव के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि उनके घर वाले जल्दी शादी कर देते हैं अपने बच्चों की, तो बच्चा को वो सपना कहीं ना कहीं साकार नहीं हो पा रहा है इस समय? नहीं, कई बार होता क्या है कि स्पेशली बच्चियों में, गांव के इलाकों में और शहरों में भी 12वीं पास हुआ तो फिर शादी कर देते हैं। कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, नीट कोई भी एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलो शादी कर देते हैं। लड़कों में ये है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि गाँव में अवेयरनेस की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं बच्चों गांव के लोगों को ये भी बताना है कि अगर एक सीढ़ी से हमारा कदम अगर फिसल गया एक सीढ़ी से तो दूसरी सीढ़ी भी उसकी जगह होती है। तो फिर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है भारत के कई सारे क्षेत्रों में और कई सारे फैमिलीज जहाँ पे ये चीज़ या फिर ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इसमें हम लोगों को काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस प्रयास करने चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और कहीं ना कहीं गांव के इलाकों में हम लोगों को बताना चाहिए कि और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं और गांव के स्पेशली बच्चों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं। 12वीं पास हुआ तो हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन अगर आपने नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हायर एजुकेशन अगर कई सारे बच्चे नहीं करते हैं, हायर एजुकेशन 12वीं हो जाते हैं शादी करवा देते हैं फैमिली वाले, तो कई बार हम लोगों को उसके खिलाफ भी जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है गांव के लोगों के बीच में, गांव के इलाकों के बीच में। यही चीज़। एक उत्तर प्रदेश के जीनियस यशवर्धन हमारे साथ बने हुए हैं और एक प्रश्न करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के उन बच्चों की तरफ से जिनको ज़रूरत है और योगी सरकार की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा, एक बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए योगी सरकार को क्या आप गाइड करना चाहेंगे? कैसे हम उत्तर प्रदेश की एजुकेशन को डेवलप कर सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें? क्या सलाह देना चाहोगे योगी सरकार को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार को, वैसे तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि योगी सरकार को अपना डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा करना चाहिए, जो छोटे छोटे और ज़्यादा छोटी छोटी इकाइयों में बांटना चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने अभी भी देखा है कि कई सारे स्कूलों में, स्पेशली गांव के प्राइमरी स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में आज के समय भी अच्छे से उसका जीर्णोद्धार या फिर रेनोवेशन नहीं कराया जाता है और कहीं ना कहीं उसको ऐसे टूटी फूटी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है और ना ही उसकी केयर की जाती है। तो कहीं ना कहीं हर एक स्कूल में बेटर एजुकेशन और नई शिक्षा नीति भी इसी की तरफ टारगेट करती है। कैसे वर्नाक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे भारत के लास्ट पर्सन तक हम लोग कैसे एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको गाइड कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो नई शिक्षा नीति तो है ही, बट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और ज़्यादा हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नमेंट टीचर इस समय आपको देख रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहिए, कैसे पढ़ाएं वो ताकि वो अपने विद्यालयों में यशवर्धन पैदा कर सके? हर एक विद्यालय में अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि
अगर हम लोग को हर एक विद्यालय में ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो भारत को आगे विश्व गुरु बना सके, तो हर एक शिक्षक को ये चीज़ फोकस करनी चाहिए कि बच्चों को और एक्स्ट्रा क्या बताएं। एक तो वो जो हमेशा से चली आ रही एकेडमिक्स तो है ही, मोटी मोटी किताबें वो सब तो हैं ही, बट उसके अलावा भी हम लोग क्या बता सकते हैं एक्स्ट्रा बच्चों को क्लास में अगर एक्सपोजर देना शुरू करेंगे तो 12वीं के बाद उनको ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार एक्सपोजर तो है ही नहीं, बाहर की दुनिया तो हम लोग जानते ही नहीं है। तो अगर अभी से स्कूलों में ही एक्सपोजर देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के कहीं ना कहीं हम लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक्सपोजर देना चाहिए और स्कूल के शिक्षकों को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी चाहिए जो भारत में जैसे कोई भी नई चीज़ होती है तो उसके बारे में बच्चों को बताएं कि और क्या होता है। बच्चों को संविधान मतलब एकेडमिक्स में तो है ही, बट उसके साथ साथ भी संविधान या फिर संविधान से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल थिंग्स जो हो रही उनसे रिलेटेड बच्चों को बताना चाहिए। और बेसिक से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक टाइम पे आते हुए एक्सपोजर दुनिया से मिल चुका होगा, कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, कैसे क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे प्रयास कर रहे हैं, आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बस शिक्षा की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है और उनको आगे के शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और हर एक सरकार के मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों की जनता के वेलफेयर के लिए काम करें और इसी में काम करते रहें। ये चीज़। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। यशवर्धन सिंह से लगातार हमारी मुलाकात जारी रहती रहेंगी जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, और जुड़े रहिए इस इंटरव्यू को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि अगले प्रश्न हम यशवर्धन से पूछ सकें। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।